हाय फ्रेंड्स, सभी का अनंता कैंसर सेंटर में हिम्मत बंसल द्वारा हार्दिक स्वागत है। अभी हम जिस मशीन के पास खड़े हैं वो मशीन है अनंता कैंसर सेंटर में लगी पैट सीटी स्कैन मशीन। ये पैट स्कैन मशीन दक्षिणी राजस्थान में लगी पहली मशीन से। इस मशीन के द्वारा कैंसर रोगियों का किस तरह से सटीक जांच होती है, उस जांच की अधिक जानकारी के लिए अब हम जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित कुमार अग्रवाल, मैं यहाँ न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन हूँ अनंता कैंसर सेंटर में। आज हम पैट सीटी के बारे में चर्चा करेंगे। पैट सीटी इज ए पॉजिट्रॉन इमेजमेंट टोमोग्राफी, एक अत्याधुनिक मशीन है जिससे हम कैंसर की सटीक जांच करते हैं। इसमें हम कैंसर पेशेंट का फंक्शन और मेटाबॉलिक और एनाटॉमी तीनों चीजें चेक करते हैं। इसमें हम रेडियोएक्टिव ग्लूकोज मटेरियल को इंट्रावीनस रूट से देते हैं और फिर पेशेंट को रेस्टिंग रूम में वेट कराते हैं। वहां पे पेशेंट को हम 45 मिनट्स वेट कराते हैं। फिर पेशेंट को हम स्कैनर रूम में ले जाके 20 से 30 मिनट का स्कैन करते हैं। अब दोस्तों, क्योंकि हम रेडियोएक्टिव मटेरियल यूज करते हैं तो ये बात जग जाहिर है कि इसके लिए क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए या स्कैन करवाने से पहले हमें क्या क्या जरूरी कार्य करने चाहिए। तो सबसे पहले हमें ओवरनाइट फास्टिंग रखना चाहिए। 6 घंटे का फास्टिंग जरूरी होता है। साथ में हमें ब्लड शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। इस टेस्ट के लिए वो ब्लड शुगर का लेवल 150 से कम होना चाहिए और हम खाली पेट आना चाहिए पेशेंट को पानी पी सकता है। क्योंकि हम इसमें सीटी स्कैन के लिए कॉन्ट्रास्ट मटेरियल यूज करते हैं, इसलिए हमें किडनी फंक्शन टेस्ट क्रिएटिनिन भी करवाना जरूरी है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम इंट्रावीनस रूट से पेशेंट को रेडियोएक्टिव ग्लूकोज देते हैं और उसकी एनाटॉमी और फंक्शनल दोनों जांच करते हैं। पेशेंट को हम इंजेक्शन देने के बाद 45 मिनट वेट कराते हैं। एक ही बार में पेट सीटी स्कैन पूरी बॉडी का किया जाता है, जो कि सिर से लेकर पांव तक होता है। उसमें डिजीज कहाँ कहाँ फैली हुई है वो लाइट अपटेक के द्वारा हमें पता चलता है और हम पेशेंट को डे 1 उसकी स्टेज बता सकते हैं कि आप स्टेज 1 में है, 2 में है, 3 में है या 4 में है, और उसी हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट है तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम उससे पहले सर्जरी करा के, अगर सर्जरी के लिए लाइक कैंसर है तो सर्जरी करवा के फिर हम अपना ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं और उसके बाद में रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सीटी स्कैन में तो पेशेंट लग रहा है अर्ली स्टेज में है, पर हम जब उसका पैट सीटी करते हैं तो पता लगता है कि वो एडवांस स्टेज में है। ऐसी स्थिति में उसे हम सर्जरी से या रेडिएशन थेरेपी से हम अवॉइड करके उसे आरंभ में कीमोथेरेपी ही देते हैं, या लोकली एडवांस होता है तो हम कीमोथेरेपी देके उसको डाउन स्टेज करके फिर सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी के लिए प्लान करते हैं। ये तो तब हो गया जबकि हम इनिशियल डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर रहे हैं डे 1। पर पैट सीटी स्कैन का रोल यही खत्म नहीं हो जाता। पैट सीटी स्कैन का रोल हमें ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स देखने के लिए भी करते हैं कि हमने अगर 3 साइकिल कीमोथेरेपी दिया है, 4 साइकिल कीमोथेरेपी दिया है, उसके बाद पेशेंट सर्जरी के लिए फिट हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम पैट सीटी स्कैन करके फिर से देख सकते हैं कि उस जो ट्रीटमेंट दिया गया है, जो कीमोथेरेपी दी गई है, उससे उसको कितना रिस्पॉन्स आया है। दूसरा, कितनी बार होता है कि लिम्फोमा जो पेशेंट्स हैं उनमें पैट सीटी स्कैन का बहुत ही बढ़िया रोल है। उससे हम एक्टिविटी को देखते हुए पेशेंट को बता सकते हैं कि आप कितना क्योर हो गए हैं, और उससे पेशेंट को आगे के फॉलोअप में भी सहायता मिलती है। और आजकल पैट सीटी स्कैन हम साल में एक बार भी कर सकते हैं ताकि सर्विलेंस के रूप में पेशेंट को फिर से कोई रिकरेंस तो नहीं हो गई है उसको देखने के लिए भी कर सकते हैं। और पहले इस जांच के लिए पेशेंट्स को अहमदाबाद या जयपुर तक जाना होता था और उसमें उनका समय भी ज्यादा लगता था और साथ ही साथ उनका जो खर्चा है वो भी ज्यादा बैठता था। अब ये मशीन हमने उदयपुर में लगा के पेशेंट्स को इन दोनों ही चीजों में सहायता प्रदान करने की कोशिश करी है। तो उन्हें ट्रैवलिंग टाइम बचेगा और दूसरा, अहमदाबाद से भी कम कॉस्टिंग में हम उदयपुर में पैट सीटी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट इस मशीन का फायदा उठा सकें और अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करा सकें। मेडिकल ऑन्कोलॉजी फील्ड के बाद हमारे साथ हैं जुड़े हुए डॉक्टर देवेंद्र जैन,
वो आपको बताएंगे कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में पेट सिटी स्कैन का क्या क्या रोल है और किस तरह से वो अपने को हेल्प कर सकती है। तो ओवर टू डॉक्टर देवेंद्र जैन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र जैन है। मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और उदयपुर में लगभग पिछले 6 साल से ज्यादा समय से मैं यहाँ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और इस दौरान अगर मेरे से आप पूछें कि मुझे इस जगह पे सबसे ज्यादा कमी किस चीज की महसूस होती थी कि किसी कैंसर के मरीज के इलाज के लिए, तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब है, पेट सीटी स्कैन। तो अब आप पूछेंगे कि पेट सीटी स्कैन के अंदर में ऐसा क्या है कि आपको ये 6 सालों से इस चीज की कमी महसूस होती है। तो एक सर्जन होने के नाते क्या होता है कि कैंसर का कोई भी मरीज सबसे पहले हमारे पास आता है, स्पेशली जो सॉलिड ऑर्गन मैलिग्नेंसीज होती है वो हमारे पास आती है। हम उसको देखते हैं, हम उसको वर्कअप करते हैं, उसकी ब्लड की जांचें, बायोप्सी और बाकी सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह काफी सारी चीजें हम देखते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस पेशेंट को हम सही परामर्श दें, मरीज को देख करके कि अब इस मरीज की स्थिति क्या है, इसके अनुसार पहले मरीज का ऑपरेशन करना है या कीमोथेरेपी देनी है या रेडिएशन थेरेपी देनी है। तो ये दायित्व लगभग लगभग, हालांकि हर कैंसर सेंटर में ट्यूमर बोर्ड होता है, बट लार्जली क्या होता है कि एक कैंसर सर्जन पे सबसे पहला ये दायित्व आता है कि भाई आप इसको निकाल सकते हैं कि नहीं। हालांकि सब चीजों के इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। तो इतने दिनों तक क्या है कि हम पेशेंट का सीटी स्कैन करते थे या एमआरआई करते थे और उसमें बहुत भिन्न भिन्न तरह की जगहों पे कुछ डिजीज के लक्षण कभी आते थे, कभी नहीं आते थे। कितनी बार ऐसा होता था कि सीटी स्कैन ने बताया कि पेशेंट के लीवर में कुछ लीजन है जो कि शायद मेटास्टेसिस मतलब फैलने का लक्षण हो सकता है। पर जब उस पेशेंट का हम पेट सीटी स्कैन करके देखते थे तो हमें पता चलता था कि वो बीमारी का फैलाव नहीं है बल्कि कुछ और ही है। पर ये चीज देखने के लिए जो है पेशेंट को हमें अहमदाबाद या जयपुर भेजना पड़ता था, जिससे कि मरीज का समय भी जाया होता था और एक्सपेंसेस भी बढ़ते थे। पेट सीटी स्कैन अपने आप में एक एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन है, पर उसके साथ साथ मरीज को उदयपुर से जयपुर जाना या अहमदाबाद जाना, वो उसको एडिशनल 5 से 10 हजार रुपए का खर्चा वहन करना पड़ता था। साथ ही साथ जैसे कितनी बार होता है कि सीटी स्कैन ने बताया कि भाई बीमारी सही है, कहीं कोई लक्षण नहीं है, आप इसके लिए ऑपरेशन करने जा सकते हैं। पर होता क्या है कि जब हम ऑपरेशन के लिए पेशेंट को ओपन करते हैं, जिस भी जगह का ऑपरेशन करना है, अंदर जाने पर जो स्थिति है कभी कभी सीटी स्कैन की फाइंडिंग से भिन्न मिलती है। तो जिससे क्या है कि मरीज का बेमतलब एक ऑपरेशन हो जाता है। कारण कैंसर के ऑपरेशन में क्या है कि अगर आप सारा ट्यूमर नहीं निकाल सकते तो ऑपरेशन करने का कोई फायदा नहीं है। कितने लोग कहते हैं सर आधा ही निकाल दीजिए या दो तिहाई निकाल दीजिए, जितना निकलता उतना निकाल दीजिए। पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर कैंसर के ऑपरेशन में बीमारी पूरी तरह नहीं निकल सकती है तो उस ऑपरेशन को करने का और उसके कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को देने का कोई फायदा नहीं। तो क्या है कि पेट सीटी स्कैन, फिर मेरे मन में हमेशा ये आता था कि काश एक पेट सीटी स्कैन कर लिया होता मरीज का, तो इस मरीज का एक बिना मतलब का ऑपरेशन टल जाता। मरीज को दूसरी थेरेपी की, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, हम उसको पहले वो दे करके बीमारी को कम करके फिर हम ऑपरेशन के लिए देते तो अच्छा रहता। और होता क्या है कि हमने अगर पेशेंट को एक बार ओपन कर लिया है और बीमारी नहीं निकाल पाए तो हम पेशेंट को दूसरे ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। और दूसरे ट्रीटमेंट के लिए जब मरीज लेकर के वापस आता है तो एक बार उसकी जो ऑपरेशन की साइट छिड़ चुकी है, उस जगह पे वापस ऑपरेशन करना काफी तकलीफदेह भी होता है और मरीज के लिए काफी रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस होने के डर भी रहते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए मेरे मन में हमेशा ये आता था कि काश इस पेशेंट का पेट सीटी स्कैन कर लेते थे। मैं अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने दक्षिणी राजस्थान में ये फैसिलिटी चालू कराई जिसकी मरीजों को बहुत ज्यादा जरूरत थी। मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि सब पेशेंट जब उनको पता चलता है कि उनके कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है तो वो गूगल पे ये सब कुछ देखते हैं, क्या है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, कैसे है। तो फिर क्या होता है कि कितनी बार तो ऐसा होता है कि हमें बोलने के पहले ही मरीज पूछ लेता है, डॉक्टर साहब एक बार पेट सीटी स्कैन कर लें क्या, कि बीमारी की एग्जैक्ट स्टेज का हमको पता चल जाए, उसके अनुसार हमें क्या करना है तो अपने लिए बेटर होगा। तो अब धीरे धीरे तो ऐसा हो गया कि मरीज खुद कहने लग गए हैं कि भाई सर
कुछ भी ट्रीटमेंट चालू करने के पहले अपन पेट सीटी स्कैन कर लेते हैं। पर तकलीफ इस बात की होती थी कि इस जगह पे पेट सीटी स्कैन मौजूद नहीं होता था, तो जिस वजह से या तो पेशेंट को अहमदाबाद जाना पड़ता था या हमें उसको समझाना पड़ता था कि नहीं, इसकी अभी जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं आपको काफी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने के टाइम पर, आने वाले समय में जो है, जैसे आज हम कैंसर का इलाज करने के पहले पेशेंट को सीटी स्कैन या एमआरआई का एडवाइस करते हैं, पर अगर ये सुविधा हर जगह अवेलेबल हो जाएगी तो शायद हो सकता है कि पेट सीटी स्कैन और सीटी स्कैन और एमआरआई ऑब्सोलेट हो जाए। सीधा सीधा पहली इन्वेस्टिगेशन मरीज की बायोप्सी के बाद में जो करी जाएगी वो पेट सीटी स्कैन करी जाएगी, जिससे हमको डे 1 पे पेशेंट के एग्जैक्ट स्टेज के बारे में पता चल जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि अब इस मरीज के लिए क्या अच्छा है, सर्जरी अच्छी है या कीमो अच्छी है या रेडियोथेरेपी अच्छी है। तो एक सर्जन के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको काफी शॉर्ट में बताया है कि हमारे लिए ये पेट सीटी स्कैन का इंपॉर्टेंस क्या है। अब एक चीज मैं डॉक्टर सुमित से कहना चाहता हूं कि जैसे ज्यादातर क्या होता है पेट सीटी स्कैन होने के बाद में, हाउ ही रिपोर्ट्स इट, कैसे इनकी रिपोर्टिंग रहती है, कैसे फोकस करते हैं चीजों पे, जिससे कि हमें काफी हेल्प मिलती है एग्जैक्टली चीजों को जानने के। जैसे कि हमारे साथी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ने आपको बताया कि पेट सीटी कैंसर में कितना यूजफुल है। दोस्तों, आज कैंसर पहले लाइलाज बीमारी हुआ करता था, लेकिन अभी कैंसर का इलाज संभव है। वो इसीलिए है कि पहले कैंसर हम लेट स्टेज में डायग्नोस कर पाते थे। अभी पेट सीटी की वजह से कैंसर को हम अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस कर लेते हैं। ये बात तो आपको पता चल गई है। अब हमने आपको पेट सीटी कैसे यूज होता है, कैसे उसके क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्या प्रक्रिया है, अब मैं आपको एज ए फिजिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना चाहता हूँ कि हम पेट सीटी रिपोर्टिंग करते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो हम पेट सीटी रिपोर्टिंग करते वक्त ये चीज का ध्यान देते हैं कि पेशेंट का स्कैन सही हुआ है कि नहीं। सही होने से मतलब है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि ग्लूकोज लेवल 150 से नीचे होना चाहिए, हम पूरी कोशिश करते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा होता है तो हमें देखना पड़ता है कि बैकग्राउंड अपटेक आया है कि नहीं। दूसरा है कि पेशेंट बीच में हिल गया है कि नहीं। अगर हिल गया है तो फिर हम लोगों को वो स्कैन दोबारा रिपीट करना पड़ता है। तीसरा ये है कि कैंसर में ये जो रेडियो एक्टिव ग्लूकोज का अपटेक तो आता ही है, साथ में अगर कोई बंदा हिलता है, कोई बात करता है, कोई एक्सरसाइज करके आया हुआ बंदा होता है, तो नॉर्मल ऑर्गन में भी इसका अपटेक हो जाता है। तो वो अपटेक हमको दिक्कत करता है कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करने में। तो इसलिए हम लोग पेशेंट को बिल्कुल शांत रहने के लिए बोलते हैं, कोई ज्यादा एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बोलते हैं, पानी पीने के लिए बोलते हैं। अब इसके अलावा जैसे दिमाग में, हार्ट में, किडनी में, स्टोमक में, इन सब जगह नॉर्मल अपटेक आता है। तो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि हमें जो एबनॉर्मल अपटेक है, जो कैंसर सेल का अपटेक है, उसको हम जो नॉर्मल जैसे फिजियोलॉजिकल अपटेक है उससे कैसे डिफरेंशिएट करें। दूसरा कि कुछ ऐसी बिनाइन कंडीशन होती है जो कैंसर नहीं है, जैसे कोई किसी को इन्फेक्शन हो गया है या किसी को कोई फुंसी हो गई है, उसमें भी अपटेक आ जाता है। तो हमें उस चीज को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम जब पेट सीटी का रिपोर्टिंग करते हैं, ये हमने स्कैन देखा, जब हम रिपोर्ट करते हैं तो हम पेशेंट का हिस्ट्री से लेके कि क्या उसको कैसे गांठ शुरू हुई या कैसे कैंसर शुरू हुआ, क्या ट्रीटमेंट हुआ, रेडियो सिकाई का ट्रीटमेंट हुआ, सर्जरी हुई, कीमोथेरेपी हुई, कब कब पेट सीटी हुआ, कब कब सीटी हुआ, ये सारी हम हिस्ट्री लेते हैं। फिर हम इस हिस्ट्री को अपनी फाइंडिंग से मैच करके फिर हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, क्योंकि इसके बेस पे, जैसा कि आप मेरे साथी कलीग ने बताया, कि सर्जरी डिसाइड होती है और कीमोथेरेपी रोकना है, बंद करना है, या फिर सिकाई को शुरू करना है। ये सब चीजें
डिसाइड करनी होती है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ही ज्यादा एकजुट होके हर चीज को देख के फिर हम लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं। अभी उसके अलावा मैं डॉक्टर सुमित आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। ये बहुत से लोग हैं जो हमारे पास आते हैं जिनको कैंसर का डर लगा रहता है कि मुझे कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। तो ये क्वेरी बहुत लोग करते हैं कि सर क्या मैं पेट सीटी स्कैन कर लूं जिससे पता चल जाएगा कि मुझे कैंसर है कि नहीं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरी जो इसके बारे में ये राय है कि एक्चुअली तो पेशेंट जो ये कंप्लेन कर रहा है तो सीधा सीधा तो उसका पेट सीटी नहीं करवाना चाहिए, उसका हिस्ट्री लेना चाहिए और एज ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई चीज लगती है, क्योंकि इसमें हम रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करते हैं तो हम लोगों को वैसे नहीं करना आना चाहिए। लेकिन इसमें पेशेंट की एज फैक्टर, हाई रिस्क फैक्टर बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि कोई एज 50 ईयर से ज्यादा है या फिर तंबाकू खाता है या फिर स्मोकिंग का हैबिट है, ये सब हैबिट है और उसको उसके साथ सिम्टम्स हैं और अगर क्लिनिशियन को लग रहा है कि ये कैंसर हो सकता है तो आप एज ए स्क्रीनिंग टूल इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर डॉक्टर देवेंद्र का कहना है कि हम एक नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है और वो अपने आप को रूल आउट अगर करना चाहता है कि मुझे कैंसर है या नहीं है, तो उसके लिए आज की तारीख में या कहें कि आज के दिवस में पेट सीटी स्कैन इंडिकेटेड नहीं है कि हम एज ए नॉर्मल पर्सन में स्क्रीनिंग टूल की तरह पेट सीटी स्कैन को काम में नहीं ले सकते हैं। जब हमें सस्पिशियस हो कैंसर का तभी हम पेट सीटी के लिए कर सकते हैं और प्रॉपर गाइडलाइंस के हिसाब से चले तो जब हमें बायोप्सी की रिपोर्ट हमारे पास में हो या एफएनएसी की रिपोर्ट हमारे पास हो जिसमें कहीं भी कैंसर शो हो रहा है तभी हमें पेट सीटी स्कैन करना चाहिए इनिशियल डायग्नोसिस के। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था डॉक्टर सुमित से कि कौन कौन से ऐसे कैंसर हैं जिसमें पेट सीटी स्कैन का कोई फायदा नहीं है? हाँ, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें ये रेडियो एक्टिव ग्लूकोज अपटेक नहीं आता है, जैसे कि रीनल सेल कार्सिनोमा होता है, थायराइड वेल डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर्स होते हैं, लाइक सीए प्रोस्टेट होता है, कुछ न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं। इन सब ट्यूमर्स में पेट सीटी का ज्यादा रोल नहीं है क्योंकि इनमें अपटेक नहीं आता है। इसके लिए हम रेडियो एक्टिव ग्लूकोज की जगह और दूसरे ट्रेसर का यूज करते हैं और फिर उसका इमेजिंग करते हैं। यही है। और एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आजकल एक चीज जो बहुत ही जोरों शोरों से आ रही है, जैसे पहले रेडियोथेरेपी की प्लानिंग करने के समय पेशेंट की हम नॉर्मल सीटी स्कैन पे देख करके फिर उसकी रेडियोथेरेपी प्लानिंग की जाती थी। पर अभी कुछ पेपर्स शायद ऐसे आए हैं जो ये कहते हैं कि पेट सीटी स्कैन करके अगर आप उस पेशेंट का रेडियोथेरेपी प्लानिंग करो तो यू कैन डिक्रीज द साइड इफेक्ट एंड यू कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ दैट रेडियोथेरेपी। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो रेडिएशन प्लानिंग होती है उसका जो मेन पर्पज होता है, जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि कैंसर सेल को ज्यादा से ज्यादा हम किल करें और नॉर्मल सेल को हम बचाएं। तो जो सीटी स्कैन होता है उसमें क्या होता है कि वो केवल एनाटॉमी पार्ट दिखाता है, वो फंक्शनल जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल नहीं बताता है। तो जो रेडिएशन प्लानिंग में हम ग्रॉस ट्यूमर वॉल्यूम और प्लानिंग ट्यूमर वॉल्यूम होता है, तो जो ग्रॉस ट्यूमर वॉल्यूम होता है वो पेट सीटी का सबसे सटीक होता है। इसका मतलब कि जो पेट सीटी में जो अपटेक दिखा दिया है, अगर आप उतनी सर्जरी उतनी जगह को देते हैं तो आप नॉर्मल सेल को बचा सकते से ज्यादा और कैंसर सेल को ज्यादा से ज्यादा मार सकते हैं। तो इसलिए रेडिएशन प्लानिंग में आजकल पेट सीटी का बहुत अच्छा रोल है। आपने एक चीज बताई कि प्रोस्टेट कैंसर और न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स और थायराइड कैंसर्स, रिनल सेल कैंसर्स, तो ये सारे कैंसर में अगर ये पेट सीटी स्कैन काम नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? पेट सीटी तो यूज है, बट जो ट्रेसर है रेडियो एक्टिव ग्लूकोज ये काम नहीं करता है। इसके लिए हम दूसरा ट्रेसर यूज करते हैं जिसे हम गैलियम 68 PSMA या गैलियम 68 डोटाटॉप बोलते हैं। ये क्या होता है कि स्कैनर तो सेम रहता है लेकिन जो प्रोस्टेट होता है, रीनल सेल कार्सिनोमा होता है, उसमें ये
इसमें अपटेक आता है और हम इसकी जगह वो ट्रेसर यूज करके उसका पेट सीटी स्कैन कर सकते हैं। मैं एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा था डॉक्टर सुमित, जैसे कि ये पेट सीटी स्कैन अभी अनंता कैंसर सेंटर में चालू हुआ है, तो राजस्थान में और किन किन जगहों पर ये पेट सीटी स्कैन राजस्थान में अभी पेट सीटी की व्यवस्था केवल और केवल जयपुर में है। तो इतने बड़े इलाके में केवल जयपुर में है, वो भी 3 या 4 सेंटर है। तो जिस हिसाब से कैंसर के पेशेंट राजस्थान में है, उस हिसाब से ये पेट सिटी जो सेंटर है वो एक तो संख्या वाइज भी इनअप्रोप्रिएट है और लोकेशन वाइज भी इनअप्रोप्रिएट है। सो पेट सिटी इन फ्यूचर आप देखिएगा 2 या 3 या 4 साल में पेट सिटी का बहुत ही ज्यादा सेंटर्स डेवलप होने चाहिए राजस्थान में। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आने के पहले आप अहमदाबाद में काम कर रहे थे, तो आपका क्या कहना है वहाँ के एक्सपीरियंस को लेकर के, और जैसे कि ये कॉस्ट कितनी वहाँ पे रहती थी और आपने यहाँ चालू किया तो यहाँ इसकी क्या कॉस्ट है? जो अहमदाबाद में जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से वहाँ एवरेज कॉस्ट 18,000 रुपए के आसपास रहती थी। तो यहाँ हमने इसीलिए राजस्थान में रेट कम रखा है कि जिससे, और दूसरा रेट तो ज्यादा रहता ही था। वहां पे पेशेंट जो मेरे पास सारे उदयपुर साउथ राजस्थान के ही पेशेंट आते थे, इनको पहले ओवरनाइट जर्नी करके वहां जाना पड़ता था, फिर स्कैन करवाना पड़ता था, फिर हो सकता था शाम को उनको रिपोर्ट नहीं मिलती थी तो वहां रुकना पड़ता था और अगले दिन फिर वापस आना पड़ता था। इस तरह पेशेंट को बहुत ही परेशानी होती थी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने इसीलिए मैंने ये रेट भी कम रखवाया है यहाँ पे, और ये भी है कि उनका ट्रेवल बचेगा, टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। तो उस हिसाब से दक्षिण राजस्थान के पेशेंट के लिए ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था उदयपुर में हुई। तो अभी हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ कि पेट सीटी स्कैन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी वैल्यू है। बीइंग ए कैंसर सर्जन, मेरे लिए तो आप पूछो तो डायग्नोस्टिक टूल के अंदर में बायोप्सी के बाद में शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है पेशेंट के ट्रीटमेंट करने के लिए। तो हमने आपको पेट सीटी स्कैन के बारे में बताया और आपने इसको सुना। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उन प्रश्नों का सही से सही जवाब हम आप तक पहुंचा पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you everyone. Thank you for joining us, and please share your experience regarding this small video. And if any query, please let us know on the contact number and via the YouTube. धन्यवाद दोस्तों, हमने पेट सीटी के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी रहता है तो आप कमेंट में लिख के भेजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उसका सही से सही और अच्छी तरह आपको जवाब दे सकें। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।